हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि मैं आपके लिए डेली, कल से मैंने ये प्रॉमिस किया आपको कि मैं आपके लिए डेली 50 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्ज़ाम एसीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था और उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है। तो ऐसा है कि ये देखिए, नीम का उत्पत्ति स्थान, ठीक है, नीम का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ है, कौन सा क्या बोलते हैं देश नीम का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसका उत्तर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका होगा या फिर मध्य यूरोप होगा कि क्या बोलते हैं आपका उत्तरी दक्षिणी पूर्व एशिया होगा या फिर चीन होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी, उत्तरी दक्षिणी पूर्व एशिया, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, मूंगफली पॉट्स में दोनों कर्नल्स का प्रतिशत अनुपात बताना है दोस्तों, कितना होता है, ठीक है। तो क्या मूंग की फली मतलब कि आपका पॉड हो गया, ठीक है, 70% दाना होता है और छिलके की बात किया गया है, 30% छिलका 70% दाना, ठीक है। छिलके और दाने का रेशियो पूछा है कि अब ये देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि ये मतलब छिलके और दाने का रेशियो अब भी पूछा है और इसे क्या कहा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, जिसको पता नहीं होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पॉड्स और कर्न्स, इसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहा जाता है दोस्तों। तो ये कितना होता है, तो ये आपका 30% होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, शीलिंग कितना होता है 70% और आपका छिलका 30% होता है और दाना 70% होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपको देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, तो यहाँ पे पूछा है दोनों का रेशियो पूछा है, तो क्या हो जाएगा 70% दाना और 30% छिलका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है दोस्तों, मूंगफली की अद्र विस्तारी, ठीक है, सेमी स्प्रेडिंग किस्म है, कौन सी किस्म की है, ठीक है। अभी इसमें ग्रेड पूछा है दोस्तों, ये ग्रेड अलग अलग प्रकार की ग्रेड होती है, ठीक है। तो मतलब RS1 RSB 87 ऐसे करके ग्रेड पूछा है दोस्तों। तो इसमें जो ग्रेड होगी वो RSB 87 होगी दोस्तों, बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि जिया मेज एल वनस्पति नाम है, किसका नाम है। तो ज्वार का नाम है, ग्वार का नाम है, बाजरा का नाम है कि मक्का का नाम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मक्का का नाम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं, अरहर की एकल फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा काम में ली जाती है, कितने हेक्टेयर में। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, कल भी मैंने आपको समझाया था कि हेक्टेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये एरिया है हमारा, ठीक है, इतना, जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल अपन को एप्टीट्यूड लगाना है दोस्तों। जैसे कि आपने सुना होगा, एप्टीट्यूड जो होता है वो कॉमन हमारा मेंटल एबिलिटी होता है, हमारी सोचने की सीमित कितनी है, ठीक है, हम कितना गहराइयों तक सोच सकते हैं। तो क्या वो ये हेक्टेयर है, ठीक है। इस हेक्टेयर में हम पर हेक्टेयर कितनी मतलब उगा सकते हैं, ठीक है, जो खेती हम कर रहे हैं जिस भी चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया क्या, अरहर की एकल फसल की प्रति हेक्टेयर, एकल मतलब एकल से समझ सकते हो आप कि केवल एक हेक्टेयर में एक ही फसल की उपजाऊ की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो कितना होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर, ये उपजाऊ होती है, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। रेतीली भूमि में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली तथा शीघ्र पकने वाली खरीफ की दलहनी फसल कौन सी है, ठीक है दोस्तों। कौन सी फसल है दलहनी फसल, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मोट, ठीक है। मोट एक टाइप की फसल होती है दोस्तों, उसे मोट कहा जाता है हरियाणा और आपका क्या बोलते हैं सेंट्रल एशिया में, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट में आते हैं 62, कॉलर काट, ठीक है, कॉलर काट व्याधि किस फसल से संबंधित है। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है दोस्तों, कॉलर काट, ठीक है, ये किस चीज़ से संबंधित है ये पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे नोट में उत्तर भी दिया हुआ है इसका, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका मूंगफली से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। कॉलर काट कुछ उसके देखिए, यह व्याधि अंकुरित के बाद एस्पारिजल्स नाइजर नामक फफूंद
से होती है जो कि काली जड़ नाम से भी जाना जाता है। इसके बचाव के लिए बीजों को बाविस्टिन 2.5 ग्राम पर केजी या टाइकोड्रम 6 ग्राम पर केजी से उपचारित किया जाता है। मतलब कि इसको बचाने के लिए इन दो चीज़ों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। जाड़िया एक उन्नत किस्म की क्या बोलते हैं वैरायटी है दोस्तों, ठीक है, एक उन्नत किस्म की वैरायटी है, ठीक है। तो इस वैरायटी के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो इस वैरायटी से क्या रिलेटेड है, कौन सी टाइप की वैरायटी है, तो ये वैरायटी है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोट की वैरायटी है, ठीक है। इसके पहले भी मोट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, याद रखेगा। जाड़िया, ज्वाला, ठीक है, और RMO40 मोट की उन्नत किस्म की, मतलब कि हाइब्रिड किस्म की, अच्छी किस्म की, ठीक है, अच्छी किस्म की वैरायटी है, ठीक है दोस्तों, अच्छी किस्म की वैरायटी है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, बाजरे में, ठीक है, बाजरे में स्टाइंग की रोकथाम के लिए किस निंदानाशी का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पेंडी मेथायन, ठीक है, पेंडी मेथायन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे पेंडी मेथायन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर। अब ये मैंने आपको हेक्टेयर वाला फंडा बताया था कि हेक्टेयर मतलब कि जैसे ये 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में कितना मूंग हो सकता है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर, उसकी गणना की जाती है। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन क्या क्या है, 8 से 10, 12 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो वो होगा 12 से 15, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 12 से 15 आपका प्रति हेक्टेयर, 12 से 15 बीज प्रति हेक्टेयर बोया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मक्के का आविर्भाव स्थान, ओरिजिन प्लेस कहाँ है, मक्के का ओरिजिन प्लेस कहाँ है दोस्तों, तो इसका मक्के का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो मक्के का ओरिजिन प्लेस अमेरिका है दोस्तों, ठीक है, अमेरिका मक्के का ओरिजिन प्लेस माना जाता है दोस्तों, ठीक है। नोट मक्का की उत्पत्ति स्थान मध्य अमेरिका मैक्सिको में हुआ था, ठीक है। क्या बोलते हैं आपका कंट्री का नाम याद रख सकते हैं, मैक्सिको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मक्के का पौधे में क्या क्या उत्पन्न होता है, देख लेते हैं। पहले सिल्क निकलता है, पहले नर मंजर निकलता है, दोनों एक समय पे निकलते हैं, उत्पत्ति में से कोई नहीं निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो 67 में देख लेते हैं क्या उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, पहले नर मंजर निकलता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि गेहूँ की दीप्ति काल, ठीक है, फोटो पीरियडिज्म के अनुसार है, क्या के अनुसार है, ठीक है। तो अल्प दिवसीय पौधा होता है कि दीर्घ दिवसीय पौधा होता है कि तटीय दिवसीय पौधा होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा इसका सही उत्तर, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, दीर्घ दिवसीय पौधा। अब दीर्घ दिवसीय पौधा ही क्यों होता है, तो देख लेते हैं। मुख्यतः राबी फसलें दीर्घ दिवसीय पौधे LDP, ठीक है, होता है। इन्हें पुष्पन आपका के लिए 14 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। प्रकाश मतलब कि आपका लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों कृपया कर कंटेंट अगर हमारा पसंद आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी दोस्तों इस कंटेंट को इकट्ठा करने के लिए, और हम जो मतलब आपको हर तरीके से वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, चाहे बोर्ड में हो, चाहे रिटन वीडियो हो, और चाहे हम उसको PPT या फिर PDF के जरिए उस वीडियो को रिप्रेजेंट करें। लेकिन जो जरिया हो सकता है हमारे लिए पॉसिबल, ईजी, वो तरीके से हम आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। वह तापमान जहां तक वायु को ठंडा करने पर सतृतीकरण हो जाता है, ठीक है, सतृतीकरण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेपर, ठीक है, आप जान रहे होंगे वेपर, ठीक है, वाष्प जो है वो ठंडा होने लगता है, ठीक है। वह तापमान जहाँ वायु को ठंडा करने पर, ठीक है, मतलब वायु को ठंडा करने पर वो क्या हो जाता है, सतृतीकरण होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 69 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ओस की बूंदों में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे सवेरे आप उठ के देखेंगी तो क्या वाटर वेप जो आपका एयर रहती है वही वाटर वेपर में कन्वर्ट होके क्या हो जाती है, ओस की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। जो ठंडे ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ओस की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, तो आपको ये बता दूं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप ये क्या बोलते हैं, ये आपका सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पृथ्वी है।
पृथ्वी से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, देखिए आप देखे होंगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस वगैरह ट्रेवल करते हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों, तो वो क्या करते हैं जब ट्रैवल करते हैं तो वो सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता, प्रेशर भी नहीं होता, ठीक है, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ता है, तो इसलिए लेकर जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ए क्या होगा इसका ऑप्शन, मतलब कि वहाँ पे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, वायु दाब घटने लगता है, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसको एक बार, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ये ए जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे अब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 में और देखते हैं स्ट्राइक रुखड़ी की जातियाँ क्या हैं, ठीक है। अब ये एक तरह का देखते हैं, आंशिक है, आंशिक जड़ परस्पी है, ठीक है, और पूर्णतः जड़ परपोषी है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं पूर्णतः तना परपोषी है या फिर आंशिक तना परपोषी है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास चार क्या बोलते हैं ऑप्शंस है और इनमें से क्या उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंशिक जड़ परपोषी है, ठीक है दोस्तों। आंशिक जड़ परपोषी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों 72 में देखते हैं कि चाल खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन देश में विस्तृत रूप से प्रचलित है, किस तरीके से प्रचलित है देश में और कौन से देश में प्रचलित है। तो दोस्तों जो अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि देश के उत्तरी पूर्वी भाग जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, झारखंड हो गया आपका, और ये आपका त्रिपुरा हो गया, ये सब जो भाग हैं इन भाग में बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों ये, ठीक है। प्रत्येक 1-2 वर्ष में उर्वरक शक्ति काम होने पर खेती बदल कर दूसरी जगह जंगल नष्ट करके धान की खेती करना चाल खेती या झूमिंग खेती कहलाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें कि मतलब 1-2 साल बाद उस वहाँ की जो शक्ति या फिर वहाँ की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, उसलिए वो वहाँ पे क्या बोलते हैं खेती करके दूसरी जगह पे खेती करना लगते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं 73 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सी मीटर, ठीक है। लाइसी मीटर किसके नापने का काम आता है, ठीक है, किसके नापने का यंत्र है लाइसी मीटर। तो देखते हैं लाइसी मीटर किसके नापने का यंत्र है, तो लाइसी मीटर आपका है ऑप्शन नंबर बी वाष्पो सर्जन के नापने का ये है आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है दोस्तों, जिसमें से मिट्टी भरकर पौधे लगाकर यानी पानी दिया जाता है। इससे पानी का मृदा द्वारा लीचिंग हंस पौधे के द्वारा ये सब आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं, और हमारी जितनी भी वीडियोस क्लासेस हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। मैं हर किसी को देखकर वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों, मैं अपनी हर जगह से अपना बिजी शेड्यूल निकाल के मैं आपके लिए टाइम लेकर आता हूं दोस्तों। बस आपसे यही निवेदन है मेरा कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं, न्यूनतम तापमापी से भरा द्रव्य होता है, क्या होता है, तो न्यूनतम तापमापी से भरा द्रव्य, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है वो न्यूनतम तापमापी से भरा द्रव्य होता है, ठीक है, द्रव्य एक पदार्थ होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या है, ठीक है। हवा में निश्चित मात्रा में की आर्द्रता होती है होने पर संक्षिप्त आर्द्रता अधिक होगी, ठीक है, क्या होगा, तो उच्च तापमान पर, निम्न तापमान पर, समान तापमान पर, या फिर समान रहेगी, या फिर क्या बोलते हैं आपका कोई इनमें से बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों 75 का क्या है आपका, निम्न तापमान पर, ठीक है दोस्तों। निम्न तापमान पर क्या होगा कि आपका आर्द्रता जो है वो अपेक्षित आर्द्रता अधिक होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग IMD इंडियन चलते हैं, भारतीय मौसम विभाग की अवस्थित है कहाँ पे, इसका डिपार्टमेंट स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों इसका डिपार्टमेंट, तो इसका डिपार्टमेंट जो स्थित है वो पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ पे है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, वायुमंडल में आयात के आधार पर नेत्रजन की मात्रा कितनी है, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है दोस्तों। ये ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि मतलब
समझना मुश्किल है, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है यहाँ पे ये पूछा गया है दोस्तों। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है ये सबको पता है, 78.09, ठीक है, 78.09% है, ठीक है दोस्तों। अब बाकियों की भी मात्रा लिखी हुई है यहाँ पे देखिए। ऑक्सीजन की मात्रा लिखी हुई है 20.25%, ऑर्गन की मात्रा लिखी हुई है 0.1% और आपका कार्बन की मात्रा लिखी है 0.3%। दोस्तों इसे याद करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बार पूछा जाता है। सबसे कम कार्बन की मात्रा, उससे कम ऑर्गन की मात्रा, उससे कम ऑक्सीजन की मात्रा और उससे कम आप फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपका 78.09 नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है दोस्तों। तो ये कम नहीं बोल रहा था मैं, मतलब एक सीरीज बनाकर दे रहा था आपको, आप समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय PAR विकिरण की तरंग दैर्घ्य सीमा क्या होती है, ठीक है। अब ये वेव्स की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो इसका जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 400 से 700, ठीक है, या फिर 0.4 से 0.7 म्यू, ठीक है दोस्तों। अब ये म्यू में कन्वर्ट कर दिया है, एक यूनिट में दे सकता है, कैसा भी दे सकता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या दिया है। भूमध्य रेखा का क्षेत्र मंडल की ऊंचाई क्या है, ठीक है। भूमध्य रेखा की बात किया दोस्तों, उसका क्षेत्र मंडल की ऊंचाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 17 से 18 किलोमीटर, ठीक है। 17 से 18 किलोमीटर जो है वो भूमध्य रेखा के क्षेत्र मंडल की ऊंचाई है दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। निम्न में से कौन सा प्रजाति दलदल भूमि हेतु उपयुक्त है, ठीक है। दलदल भूमि के हेतु उपयुक्त कौन सी प्रजाति है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा उत्तर होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कौन सा होगा, सेलिक्स स्पेसिज, सेलिक्स स्पेसिज, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 81 में देखते हैं दोस्तों, किसान को संकर किस्म हाइब्रिड, मतलब कि हाइब्रिड वैरायटी की बीज को अवश्य बदल देना चाहिए, ठीक है। अवश्य बदल देना चाहिए, कब कब बदल देना चाहिए, कितने ईयर्स में, कितने अंतराल में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हर साल एवरी ईयर्स बदलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहा जाता है दोस्तों ग्लूटीन, ठीक है। ग्लूटीन, ये देख पा रहे होंगे आप, ग्लूटीन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन लचीला होता है, ठीक है। जो ग्लूटीन कहलाता है वह चपाती बनाने के लिए आवश्यक है, परंतु यह कुछ, ठीक है, तभी रोटी जो होती है वो सॉफ्ट बनती है, परंतु यह कुछ बच्चों की वृद्धि को प्रभावित करता है तथा इसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी होता है, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए प्रभावित भी करता है उनकी उनकी ग्रोथ में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं, 6 पंक्ति 6 रो वाले जौ का वनस्पति के नाम क्या है, ठीक है। 6 रो वाले मतलब कि 6 ऐसे ऐसे करके जो रोज होते हैं वो निकले होते हैं दोस्तों। जैसे आप देखे होंगे कि गेहूं में क्या होता है, एक गेहूं होता है और उसके ये 2 पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके, जैसे मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 ऐसे 6 रो वाला अगर उसमें फन पड़े हुए हैं, देन इट इज कॉल्ड 6 पंक्ति वाला जौ वनस्पति की, उसका नाम क्या होगा साइंटिफिक नेम, तो उसका नाम होगा हेरोडियम वॉल्गर, ठीक है। हेरोडियम वॉल्गर। भारत में 90% क्षेत्र पर 6 पंक्तियों वाले जौ की प्राप्ति होती है, खेती होती है। 2 पंक्ति 2 रोज जौ की प्रजाति हेरोडियम डिस्टिकोन कहलाती है, ठीक है। हेरोडियम डिस्टिकोन, ठीक है, कहलाती है। ये वाला जो होता है वो 2 पंक्ति वाले होते हैं और ये वाले जो होते हैं हेरोडियम आपका वोल्गर जो होते हैं वो 6 पंक्ति वाले होते हैं दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर कितनी है, ठीक है। राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर कितनी है, तो ये है आपका दोस्तों 40 से 50 हजार टुकड़े, ठीक है, टोकड़े, ठीक है, टोकड़े, ठीक है, हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर उस वहाँ पे क्या बोलते हैं आपका 40 से 50 हजार टोकड़े हेक्टेयर क्या बोलते हैं वहाँ पे गन्ने की खेती होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में तिलहन फसलों पर तकनीकी मशीन TMO, ठीक है दोस्तों, तकनीकी मशीन TMO का उपयोग किया जाता है दोस्तों, एक तरह की मशीन है ये, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैंने ये क्वेश्चन MP, ठीक है, CG में जितने क्वेश्चन हुए हैं और UP,
ठीक है, यहाँ से ये सब तरह से क्वेश्चंस निकाले हैं दोस्तों, क्योंकि आप जान पा रहे होंगे कि अभी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन, आपका कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढना कितना ही डिफिकल्ट हो गया। तो इसमें पीईटी के भी क्वेश्चंस घुसे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, पीईटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका 85 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1986 में। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, 1986 में हुआ था। हाँ, 1986 में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, 86, क्वेश्चन नंबर 88, WHO या फिर FAO द्वारा दैनिक भोजन में दलहन पल्सेस की मात्रा की सिफारिश की गई थी। ठीक है, अब WHO ने गवर्नमेंट स्कूल या फिर आपका जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए दलहन लेने का क्या बोलते हैं प्रस्ताव रखा था सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्यों रखा गया था? क्योंकि उसमें प्रोटीन्स और विटामिन बहुत अधिक मात्रा पे होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कितना रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका ऑप्शन नंबर बी 40 ग्राम्स पर डे। ठीक है, 40 ग्राम्स पर डे अगर हम लेते हैं तो हमें उतनी प्रोटीन और विटामिन मिल जाते हैं जितनी हमें एक दिन में ज़रूरत होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? तो 87, भारत में गन्ने से शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत क्या है? ठीक है दोस्तों, भारत में गन्ने से शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत क्या है? तो किस प्रतिशत से हम शक्कर को रिकवरी करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 10 से 15% से रिकवरी करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, अलसी की फसल में इष्टतम पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर होती है, कितनी होती है प्रति हेक्टेयर? दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है वो लर्न करने वाले हैं, बार बार आप अगर इसे वीडियो को रिपीट करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। तो क्या कितनी होती है? तो आपका 3,33,000। ठीक है दोस्तों, 3,33,000 इसकी प्रति हेक्टेयर इसकी संख्या होती है पौधों की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 89, कुसुम का तेल खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित निम्न पदार्थों का कारण होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित निम्न पदार्थों का कारण होता है। मतलब उसमें ऐसे कौन से कंटेंट होते हैं जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है दोस्तों। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, किस वजह से कम करता है दोस्तों? तो ये देख लेते हैं। तो लियोटिक एसिड की वजह से, कि ऑलिक एसिड की वजह से, कि साइट्रिक एसिड की वजह से, कि परमीटिक एसिड की वजह से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन नंबर 89 है और 89 का उत्तर है लिनोलिक। ठीक है, लिनोलिक। ठीक है, लिनोलिक एसिड की वजह से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 90 ये है दोस्तों, वर्ष आधारित क्षेत्र में मक्के की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी नाइराइड या फिर गुड़ाई, ठीक है, गुड़ाई यंत्र क्या है? तो ठीक है, हैंड हो, व्हील हो, या फिर कुंडली हो, या फिर ब्लेड हो। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका हैंड हो। ठीक है, हैंड हो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। अब ये सब क्वेश्चंस आपको दोस्तों बस एक बार गो थ्रू होने हैं। ठीक है, बाकी सब आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों, क्या है कि राजस्थान के लिए जौ की लवण रोधी किस्म कौन सी है? तो कौन सी है जौ की लवण रोधी किस्म जो कि राजस्थान के लिए है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी BL2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, लघु ध्यय माइनर मिलेट। ठीक है, माइनर मिलेट जो है फसल जो होती है दोस्तों जो सूखा प्रतिरोधी है। तो जो सूखा प्रतिरोधी है दोस्तों वो कौन सी है दोस्तों? तो ठीक है, वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए कोदो। ठीक है, कोदो का नाम सुने होंगे, कोदो के बीज। ठीक है दोस्तों, अफीम में प्रमुखतः एल्केलाइड होता है, कौन सा एल्केलाइड होता है अफीम में दोस्तों? तो अफीम में जो होता है वो मॉर्फिन एल्केलाइड होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आलू के बीज कंद की प्रति हेक्टेयर औसत बीज दर कितनी होती है दोस्तों? उसके बीज की प्रति हेक्टेयर औसत बीज दर कितनी होती है दोस्तों आलू की? ठीक है, तो आलू की कितनी होती है दोस्तों? तो आलू की होती है 15 से 22 क्विंटल। ठीक है, 15 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TDC।
ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये पूछा गया है। यही है ना, निम्न में से सहायकता से स्थापित हुआ है, किसकी सहायता से स्थापित हुआ है, तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों ICRISAT। ठीक है, मतलब कि ये इंडियन एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट होता है दोस्तों। तो उसकी स्थापना किनकी अनुवेशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है, तो किसकी अनुवेशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है दोस्तों, ये एक तरह का डिपार्टमेंट है। इसकी स्थापना किसकी, कई बीज ऐसे होते हैं जो कि मतलब एकदम उनकी क्षमता कम होती है, तो उसको उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और उनको उनकी मार्केट में वैल्यू को कम करने के लिए क्या किया जाता है, एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है दोस्तों, जो कि ये देखिए लिखा हुआ है इंटरनेशनल कॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एसिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में दोस्तों। ठीक है, 1972 में। और इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बाजरा, चारा, अरहर और मक्का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों एल्फाफा। ठीक है, एल्फाफा एक फलीदार पौधा है, इसका उपयोग सायवर्तन क्रॉप रोटेशन में किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो है आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, मिट्टी की नाइट्रोजन अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए किया जाता है दोस्तों इसका उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आते हैं, देखते हैं कि 98 गेहूं बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। गेहूं के बीज बोने के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों, 11 से 12% की मात्रा होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं दोस्तों, चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता कितनी होती है। चूहे का डेली का भोजन खाने की क्षमता कितनी होती है दोस्तों, तो ये कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है उसके शरीर के वजन की 30% ज़्यादा। ठीक है, उसके शरीर के वजन का आपका, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, उसके वजन के शरीर की क्षमता के 10%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, रागी अच्छा ग्रोथ गुड सोर्स है। ठीक है, रागी किसका अच्छा गुड सोर्स है, तो किसका है, लोहे तत्व का। ठीक है, लोहा का जो तत्व होता है उसका बहुत अच्छा सोर्स है रागी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आते हैं, मक्का का मुख्य प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन मक्का में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, तो वो जीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, 102 देखते हैं, सर्वाधिक बीटा कैरोटीन पाया जाता है, किसमें सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है दोस्तों सर्वाधिक बीटा कैरोटीन, तो ये पाया जाता है आपका हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक हो गया आपका, पालक हो गया, चौलाई भाजी हो गया, लाल भाजी हो गया, ये सब जो होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपका बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जैसे कि विटामिन बी। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पौधा परपोषी स्तंभ का पूर्ण परजीवी है। ठीक है, परपोषी स्तंभ का पूर्ण परजीवी कौन सा पौधा है दोस्तों, तो कौन सा है, तो अमर बेला। ठीक है, अमर बेला नाम का एक पौधा है दोस्तों, जो कि पूर्ण परजीवी का परपोषी स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आते हैं कि 104 में, क्वेश्चन नंबर 104 में, और देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सल्फर किन अमीनो अम्ल का घटक है, तो अर्जिनिन का है कि हिस्ट्रीडीन का है कि सिस्टीन का है कि लाइसिन का है, तो किसका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर, सिस्टीन का है दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे आप, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है, तो इसका मैं ऑप्शन आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इंस्ट्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन और फिर थायरोक्सिन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नाम, थायरोक्सिन। ठीक है दोस्तों, थायरोक्सिन है। ठीक है, थायरोक्सिन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो और उसका कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।